रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। शायर के मुताबिक महबूब के जलवों से सारी महफिल रोशन हो गई है। यानी उनके महबूब की आमद थी महफिल में कि तमाम महफिल रोशन हो गई। अब ये रोशनी किस तरह से है उसको हम समझेंगे, उस ख्याल को समझेंगे और इस महबूब के हुस्न से तमाम बाग दहक रहा है, यानी रोशन हो गया है, पूरी बज़्म एक बाग की तरह महक रही है। शायर हसरत मोहानी कहते हैं को उनके कलाम की वजह से जाना जाता है। उनके कलाम में बेसाख्तगी है, नुक्ता आफरीनी है, हुस्नो इश्क का हसीन इम्तिजाज है, मगर इनकी पहचान आशिकाना लबो लहजे सादगी के बाइस है। इनकी गज़लें हकीकी इंसानी जज्बात की तर्जुमानी करती हैं। इनकी शायरी में जा बजा जज्बात की ऐसी तड़प पाई जाती है जो कि बहुत कम हमें शायरी में देखने को मिलती है। ये इनकी शायरी का हुस्न है। इस शेर में शायर बेहद खूबसूरती से जज्बाती अंदाज में महबूब के हसीन चेहरे का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इस बज़्म की तमाम रंगीनियां और शोखियां मेरे महबूब के चमकते हुए चेहरे की बदौलत है। इस शेर के दूसरे मिसरे में हम काफिया और हम रदीफ हैं। शायर कहते हैं कि मेरे महबूब के जलवे से ये तमाम महफिल रोशन हो गई। यहाँ दूसरे मिसरे में शायर ने महबूब को फूल और बज़्म को चमन कहा है, यानी उनका जो महबूब है वो फूल है और जो वो महफिल है जो उनके महबूब के आने से रोशन हुई थी वो चमन है। तशबीह दी गई है यहाँ पर, यानी वो महबूब के चेहरे को, रूह को दहकते हुए आग की तरह कह रहे हैं कि वो इतनी रोशन है, उनके महबूब का चेहरा इतना रोशन है कि जैसे दहकती हुई आग हो, और उस रोशनी ने उस बज़्म को रोशन कर दिया है। और फरमाते हैं कि ये सारा बाग मेरे महबूब के सुर्ख फूलों जैसे चेहरे की वजह से महक रहा है, कि यानी जो उनका महबूब है उससे इस बज़्म में एक खुशबू है, महक है, और उसकी वजह उनका महबूब है। उसके आने से हर तरफ खुशबू फैल गई। नगहा चमन में जब वो गुले अंदाम आ गया, गुल को शिकस्त रंग को पैगाम आ गया। शायर हसरत मोहानी इस शेर में अपने महबूब के जलवों से बेहद मुतासिर नजर आ रहे हैं, इसलिए वो समझते हैं कि इस महफिल में जान और तरोताजगी उनके महबूब के हुस्न की वजह से है। रोशनी भी उनके महबूब के हुस्न की वजह से है और महक भी। हैरत गुरूरे हुस्न से शोखी से इज़्तिराब, दिल ने भी तेरे सीख लिए हैं चलन तमाम। शायर के मुताबिक महबूब का अपने हुस्न पर गुरूर, शोखियां, शरारत, लापरवाही, अंदाज सब बेकरारी की वजह है। जैसे तमाम तौर तरीके, चलन, रंग, ढंग खुद शायर ने भी सीख लिए हों। शायर ने महबूब के हुस्न, उसकी शरारत, उसके अंदाज का तस्करा किया है। यहाँ शायर महबूब के रंग में रंग गए हैं, यानी इश्क में एक मुकाम ये भी होता है कि महबूब के रंग में रंग जाया जाए और जो उसे पसंद हो उसे इख्तियार कर लिया जाए। यही कैफियत, यही हालत यहाँ पर शायर की भी है। और वो कहते हैं कि मैंने भी अपने महबूब के तमाम चलन सीख लिए हैं और खुद को महबूब के तौर तरीकों के मुताबिक ढाल लिया है। ये शायद इसलिए भी कि वो
अपने महबूब की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, महबूब को पाना चाहते हैं, इसलिए उसके तौर तरीके, उसके अंदाज को समझ लिया, उसके रंग में ढल गए ताकि वो उन पर नजरे करम कर दे या उनकी तरफ मुतवज्जा हो। शायर मजीद कहते हैं कि ए मेरे महबूब, तेरे हुस्न के गुरूर को देखकर हम हसरत में डूब जाते हैं। कि यानी यहाँ पर जो शायर अपने महबूब का किरदार पेश कर रहे हैं वो ये है कि उसे अपने हुस्न पर गुरूर भी बहुत है और हुस्न भी बहुत है, और तेरी शोखियां और हुस्न को देखकर हम हसरत में डूब जाते हैं, और ये अंदाज मेरी बेचैनी और इस्तराब को मजीद बढ़ा देता है। शायर ने महबूब के अंदाज को बहुत खूबी से बयान किया है, और ये तमाम इसके महबूब की खूबियां हैं, और इसने इन तमाम तौर तरीकों और खूबियों को अपना लिया है। बकौल शायर, साथ शोखी के कुछ हिजाब भी है, इस अदा का कहीं जवाब भी है। अब अगला शेर है, दिल खून हो चुका है, जिगर हो चुका है चाक, बाकी हूं मैं मुझे भी करे ए तैगे जन तमाम। शायर ने महबूब को तैगे जन कहा, यानी जिसके हाथ में तलवार हो, यानी शायर के मुताबिक उस ने शायर से बेवफाई की है। शायर के मुताबिक उसके महबूब ने उससे बेवफाई की है, जिससे उसके अरमान और मोहब्बत का खून हो गया है। अगर हम रिवायती शायरी और रिवायती अदब की बात करें तो ये तरीका या ये रिवाज आम है कि जो महबूब है वो नजरे करम नहीं करता और मोहब्बत को कबूल नहीं करता। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कैफियत का इजहार है, बयान है, और जिसकी वजह से शायर जिगर का दिल छलनी हो गया है, क्योंकि ये जो कैफियत होती है, इस पर चलने वाले, इस राह पर चलने वाले जब ये तमाम चीज देखते हैं कि वो नजर करम नहीं कर रहा, वो उनसे दूर है, किसी और की तरफ मुतवज्जा है, तो ये चीजें जो है उनके लिए तकलीफ का सबब होती है। यहाँ पर भी यही कैफियत है। हसद का ये शेर हुस्न इश्क की एक लाजवाल हकीकत है। हम इसे कैसे लिखेंगे कि हसद का ये शेर हुस्न इश्क की एक लाजवाल हकीकत है। इसमें इस जुमले में, इस एक जुमले में ये तमाम बात जो है हम मुख्तसर बयान कर सकते हैं। जहां अक्सर मोहब्बत करने वालों को बेवफाई का सामना रहता है, लेकिन शोरा हजरात ने इस हकीकत को अपने अंदर अपने अंदाज में हमेशा बयान किया है। हसरत के अंदाज में बेपनाह सादगी है। वो कहते हैं कि मेरे महबूब के हाथ में तलवार लेकर मेरे अरमानों का मेरे महबूब ने खून कर दिया। महबूब ने अपने हाथ में तलवार लेकर मेरे अरमानों का खून कर दिया, जिसकी वजह से मेरा दिल मुर्दा और जिगर जख्मी हो गया है। इसकी बेवफाई ने मेरी तमाम तवानाइयां और उम्मीदों को खत्म कर दिया है, यानी मेरे अंदर जिंदगी की ख्वाहिश बाकी नहीं रही। यही वजह है कि मेरे अंदर जीने का हौसला नहीं रहा। शायर मजीद कहते हैं कि ए मेरे महबूब, शायर मजीद कहते हैं कि ए मेरे महबूब, जहां मेरा दिल तोड़ा और जिगर जख्मी किया और मुझे इस हाल में पहुंचा दिया है तूने, लेकिन अब मैं जख्मी दिल के साथ जीकर क्या करूंगा कि इस हालत में जीना बहुत तकलीफ देह है। वो अपनी तकलीफ का इजहार कर रहे हैं या बयान कर रहे हैं कि मैं जिंदा लाश की तरह हो गया हूं। मेरे महबूब, तुम ऐसा करो कि तुम अब मुझे भी खत्म कर दो कि मैं इस तकलीफ, इस दर्द से ताकि आजाद हो सकूं। मेरा काम तमाम कर दो, क्योंकि ये जिंदगी अब मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती। ये लफ्ज खत्म कर देने के मानी में इस्तेमाल हुआ है।
مرزا غالب کچھ اس خیال کو ان الفاظ میں انہوں نے بیان کیا: ڈرے کیوں میرا قاتل کیا رہے گا اس کی گردن پر وہ خون جو چشمے تر عمر بھر یوں دم بدم نکلے۔ اب ہم اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھ تو چشمے یار کی جادو نگاہیاں، بے ہوش ایک نظر میں ہو انجمن تمام۔ شاعر کے مطابق محبوب کی نظر ایک ایسا جادو ہے کہ دیکھنے والے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں۔ شاعر محبوب کی خوبصورت آنکھوں کی تعریف بڑے الگ انداز میں کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی جادو بھری نگاہ جب کسی پر پڑتی ہے یا کوئی اس کی نگاہوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ایک عجیب بے ہوشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے، اور اگر میرا محبوب کسی محفل میں آ جائے تو اس کی حسین آنکھوں سے ایک الگ سا جادو تمام محفل پر چھا جاتا ہے، جس کے سحر کی وجہ سے تمام بز جو ہے وہ اپنی سوجھ بوجھ کھو دیتی ہے، سمجھ کو کھو دیتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی جادو بھری نگاہیں نہ صرف مجھے متاثر کرتی ہے بلکہ جہاں جہاں وہ قدم رکھتا ہے لوگوں کو اپنے حسن کے جادو میں جکڑ لیتا ہے۔ بقول شاعر: وہ آئے ہیں بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، یعنی ان کے آنکھوں میں روشنی نہ رہی۔ اس کے محبوب کا جادو ایسا تھا۔ اگلا شعر ہے: اس نازنین نے جب سے کیا ہے وہاں قیام، گلزار بن گئی ہے زمین دکن تمام۔ شاعر محبوب کی خوبصورتی کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کا محبوب اس قدر حسین ہے، اس کے قدم جہاں پڑتے ہیں وہ جگہ گلزار بن جاتی ہے۔ اسی طرح دکن جیسا عام شہر میرے محبوب کے قیام کرنے کی وجہ سے ایک باغ کی طرح لگنے لگ رہا ہے۔ اب یہ جو دکن ہے یہ پہلے نام تھا برصغیر پاک و ہند میں، تو اس کو دکن اکثر شعراء جو تھے اس سے وابستہ بھی تھے، تو اس کا ذکر وہ کر رہے ہیں کہ اس شہر میں میرے محبوب کے قیام کی وجہ سے جو ہے یہ شہر کی رونق بڑھ گئی ہے اور وہ ایک باغ کی طرح نظر آنے لگا ہے کہ اس میں خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے۔ شاعر حسن موہانی محبوب کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا محبوب بے حد حسین اور دلکش ہے، اس لیے وہ جہاں بھی جاتا ہے وہ جگہ گلزار بن جاتی ہے، یعنی پھولوں سے بھرا باغ لگتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہر طرف پھول کھل گئے ہوں۔ در حقیقت شاعر محبوب کی آمد سے خوشی سے پھولے نہیں سما رہا، یعنی وجہ کیا ہے کہ وہ جو اس کا محبوب ہے وہ ان کے شہر دکن آیا ہے اور اس کی آمد نے محبوب کے آنکھوں میں روشنی اور خوشی بھر دی ہے اور اسے ہر چیز حسین لگنے لگی اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا، ہر جگہ خوبصورتی انہیں نظر آ رہی ہے۔ یہاں شاعر دکن کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میرے محبوب نے دکن میں قیام کیا تو یہ بہت عام شہر تھا، لیکن میرے محبوب کی آمد سے خاص ہو گیا اور گلزار بن گیا۔ اگر دکن پہلے بھی خوبصورت تھا تو محبوب کے آنے سے اس کے حسن میں اضافہ ہو گیا۔ شاعر: نظر جب سے کسی کی مہربان ہوتی ہے یہ دنیا گلستان در گلستان معلوم ہوتی ہے۔ جو اس کا اگلا شعر ہے اس کے اندر جو ہے حوالہ کچھ اور ہے۔ اب یہاں پر کیا حوالہ ہے؟ یہاں پر حوالہ ہے ظالم حکمرانوں کا۔ اب یہ کیفیت کس طرح سے ہے، یہ حالت کس طرح سے ہے، اسے ہم سمجھیں گے۔ شاعر کے مطابق ظالم حکمران اچھا ہے، مسلمان ہر ظلم پر
हर जुल्म सितम करे, इसी तरह इसके अंदर जज्बा हुर्रियत पैदा होगा कि यानी जब किसी को भी दबाया जाता है तो वो पूरी कुव्वत से बाहर आता है। तो इसलिए शायर सियासी सूरत हाल को देखकर कह रहे हैं कि जालिमों का इस तरह से जबर करना जालिम हुक्मरानों का भी अच्छा है कि इस तरह से उनके अंदर जज्बा हुर्रियत पैदा होगा और वो आज़ादी के लिए कोशिश करेंगे। तो ये जुल्म आज़ादी की एक रोशनी है और वो आज़ादी के लिए उनके दिलों में एक जोश और जज्बा और हंगामा पैदा करेंगे ये जुल्म। तो ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है। हम कैसे कह सकते हैं, ये कैसे लिख सकते हैं इस ख्याल को मुख्तसर अल्फाज में। यहाँ पर मैं थोड़ा सा तारीख का हवाला दे लूँ कि बरे सगीर पाको हिंद की 1000 साला सल्तनत मुसलमानों से छिन चुकी थी और उस वक्त यहाँ पर अंग्रेज हुक्मरान काबिज थे और जो है मुसलमान अपने ही मुल्क में जो थे गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे। और यहाँ जो शायर हैं वो भी इसी दौर से वाबस्ता है और ये शायरी उसी दौर का हवाला है और उस दौर की जदीद शायरी भी। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, अब हम आते हैं इस शेर की तरफ। ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि जुल्म करने वाले जब जुल्म करते हैं तो इनके खिलाफ हंगामे होते हैं। तो इनके खिलाफ हंगामे होते हैं, शोर उठता है। इस शेर में जो मुराद है वो अंग्रेज हुक्मरान है जो मुहब्बे वतन लोगों और आज़ादी पसंद लोगों पर जुल्म करते थे कि यानी जो आवाज़ उठाता था उन पर जुल्म किया जाता था। हज़रत मुहानी भी इसी जुल्म का शिकार हो रहे थे। हक की बात कहने पर इसकी पादाश में उन्हें कैद में भी रहना पड़ा। वो फरमाते हैं कि अच्छा है कि जालिम हुक्मरान ज्यादा सख्तियां करे, इस तरह लोगों के अंदर आज़ादी की तड़प पैदा होगी और यही आज़ादी की ख्वाहिश अंग्रेज हुक्मरानों के अज़ाइम को नाकाम बनाएगी। बकौल शायर, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है कि यानी वो इस हद तक बढ़ेगा जब जुल्म, तो फिर वो भी वक्त आएगा कि ये जुल्म मिट जाएगा। आखिरी शेर है, शीरीनी नसीम है सोजो गुदाज मीर, हसरत तेरे सुखन पे है लुत्फे सुखन तमाम। शायर के मुताबिक उनका कलाम बेहतरीन है क्योंकि इनके कलाम में नसीम देहलवी के कलाम जैसी मिठास है। यानी वो अपने कलाम की तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनका कलाम किस शायर से के मुताबिक है, उनका अंदाज लिए हुए है। उनके मुताबिक उनका कहना है कि नसीम देहलवी के कलाम जैसी मिठास उनके कलाम में मौजूद है। मीर तकी मीर के कलाम जैसा सोजो गुदास पाया जाता है। हज़रत मुहानी अपने शेर की तारीफ खुद ही कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे कलाम में नसीम देहलवी के कलाम की सी मिठास है और मीर तकी मीर को क्योंकि गजल का बादशाह कहा जाता है और मेरे कलाम में भी ऐसा ही अंदाज मौजूद है कि जो अभी जो हमने गजल पढ़ी तो इसके अंदर भी आप देखें तो तमाम रिवायती शायरी का अंदाज हमें देखने को मिला। यानी वो ही तड़प, वो ही अजियत, वो ही कैफियत जो शायर पर थी उसका जिक्र किया जो रिवायती अदब का या रिवायती शायरी का खासा है। तो शायर कहते हैं कि मीर तकी मीर को जो गजल का बादशाह कहा गया, मेरी शायरी भी वही अंदाज लिए हुए है। ना सिर्फ ये बल्कि नसीम देहलवी की मिठास भी मेरी शायरी का हुस्न है। ये के शायर खुद को बेहतरीन शायर करार देते हैं। नसीम देहलवी और मीर तकी मीर के कलाम की खूबियों का जिक्र करते हैं कि वो दोनों की खुसूसियात एक ही जगह मौजूद है। इसलिए कोई शक नहीं कि मेरा कलाम भी बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत है। तो ये थी आज की गजल।